इंडिया गठबंधन बन तो गया, लेकिन मुझे लगता है उसमें अभी देखो और प्रतीक्षा करो की नीति चल रही है। तेल देखो, तेल की धार देखो। और ये कांग्रेस से लेके उसमें शामिल छोटे से छोटे दल सब पर ये नियम लागू हो रहा है। एक तो अभी कांग्रेस ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य को तौलना चाहती है और उसके लिए कसौटी है 5 राज्यों का चुनाव जो होने जा रहा है, जहां प्रचार चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम। कांग्रेस का सब कुछ, सारा सौभाग्य और दुर्भाग्य इसी एक बिंदु पर आकर ठहर गया और वो बिंदु है 5 राज्यों का चुनाव। इन 5 राज्यों में अगर कांग्रेस बेहतर कर जाए, अच्छा कर जाए, तो कांग्रेस का तेवर और कलेवर दोनों बदल जाएगा INDIA के भीतर और बाहर। अभी जितने छोटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अर्दब में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखो वो कांग्रेस के सिर पर पीछे एक चपत मारने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस को लगता है सारी चीजें एक साथ पलट जाएंगी अगर हमने इन 3 राज्यों में चमत्कार कर दिया तो। लेकिन लाख टक्के का सवाल है कि चमत्कार करो तो पलटेंगी। पहले तो शर्त यह कि चमत्कार हो। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप अपनी सरकार बचा ले जाएं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की यानी भाजपा की सरकार को अपदस्थ करके अपनी सरकार बना ले जाएं। तेलंगाना में KCR को विदा करें और अपनी सत्ता बनाएं। मिजोरम छोड़ भी दो, चलो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन 4 में तो है। और वही देखो और प्रतीक्षा करो की नीति पर क्षेत्रीय दल भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर आप ध्यान में रखें तो समाजवादी पार्टी, उसके जहन में एक ही चीज है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं, यह प्रश्न है सामने। 4 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत दूर है। तो क्या किया जाए? कांग्रेस चाहे कि हमको 1.5 दर्जन सीट दे दो, समाजवादी पार्टी तो देना नहीं चाहिए। तब क्या करेगी सपा? सपा भी कह रही है कि 3 तारीख को देख लूं, यानी जरा इस बात को देख लूं कि दिसंबर में 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या आता है। और वैसे ही बसपा भी इसी इंतजार में है कि कांग्रेस के साथ कोई एडजस्टमेंट, कोई प्रकारांतर से कोई स्थिति बनानी है नहीं बनानी है, इसका निर्णय मायावती तब करना चाहती हैं जब ये देख लें कि 3 तारीख को क्या होता है। कांग्रेस इस इम्तिहान में कैसे नंबर से पास होती है, फेल होती है, जो क्या होती है। और वही स्थिति RLD जैसे छोटे दल की भी, वो भी देखो और इंतजार करो कि इसी नीति पे चल रहे हैं। और भाजपा के लिए भी ये एक बड़ा पड़ाव है अपनी ताकत तौलने का, कांग्रेस की ताकत तौलने का, दोनों का। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा अच्छा नहीं कर पाई तो NDA का मनोबल भी नीचे आएगा, और कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई तो कांग्रेस का मनोबल तो छोड़ ही दो, वो तो वैसे ही नीचे है, फिर तो बिल्कुल रसातल में चला जाएगा, अंडरग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी सिर्फ औपचारिक तौर पर एक मोटा खाका खींचा गया है गठबंधन का, विपक्षी गठबंधन का एक नाम तय कर दिया गया। न कोई संयोजक तय हुआ, न कहीं दफ्तर खुला, न मीटिंगें हो रही कोई बहुत ज्यादा, आप देखिए वैसी भी नहीं हो रही, न कहीं रैली हो रही साझी। आपने सुना कोई साझी रैली? नहीं।
सब इसी में बैठे हैं फिंगर क्रॉस करके कि देखें इन राज्यों में क्या होता है। इन राज्यों में जो जैसा प्रदर्शन करेगा वैसा ही समीकरण उत्तर प्रदेश में बनेगा और वैसा ही समीकरण बिहार में बनेगा, ये जान लीजिए। आम आदमी पार्टी का मन मिजाज भी वैसा ही होगा। अगर वो देखेगी कि कांग्रेस की तूती बोल रही है तो नमस्ते कर देंगे, और पता लगेगा नहीं कांग्रेस विपत्ति में है, मुसीबत में फंस गई, इन राज्यों के परिणाम बताएंगे तो केजरीवाल जी का तेवर बदल जाएगा। कितनी देर लग रही, और वो तो पहले से उन्होंने राजनीति की शुरुआत ही यहां से की थी कि भाजपा और कांग्रेस एक है। तो कुल मिला के ये जो ट्रेलर आना है ना, ये ट्रेलर तय करेगा कि आगे फिल्म जब बनेगी तो उसकी स्टोरी कैसी होगी, उसका मध्याह्न क्या होगा, उसका समापन कैसे होगा। इसलिए ये 5 राज्यों के चुनाव गठबंधन की दशा दिशा तय करने के लिए भी जरूरी है। 24 का तो एक झलक इसमें दिखेगी, वो दिखेगी अलग विषय, लेकिन गठबंधन कैसा हो 24 के लिए, उसके लिए भी इन राज्यों के चुनाव परिणाम से एक ध्वनि निकलेगी, एक सूत्र निकलेगा। 24 के चुनाव के लिए किस दल का तेवर और कलेवर क्या रहेगा, चाहे वो गठबंधन में हो विपक्षी या इधर हो, वो तय हो जाएगा इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से। यानी 3 दिसंबर की शाम ये पता लग जाएगा कि 24 के चुनाव में कौन कुर्ता की बाहें ऊपर चढ़ा के बात करेगा, कौन थोड़ा सहम के बात करेगा, दब के बात करेगा। इसलिए ये ट्रेलर जरूरी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत पटेल जी का स्वागत है। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब ये बताओ, मिर्ची बाबा को पकड़ लाए कमलनाथ के खिलाफ और गाना गा रहे हैं तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, तो ये सब मिर्ची और जो पेट्रोल बम है इन सब का भी टेस्ट इसी में हो जाएगा कि कौन कहां कितनी खुटपैच कर सकता है, क्या सबका लिटमस टेस्ट। राज शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से। राज शर्मा जी का स्वागत है। नावेद शिको है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद भाई का बहुत स्वागत। नावेद शिको जी, आपसे बात शुरू करते हैं। अखिलेश यादव जी भी इनिशियली थोड़ी बल्लेबाजी करके अब दूसरे मोड में चले गए। अब बोले थोड़ा ठंड रखो, 3 तारीख को देख लो मौसम क्या कहता है। 3 दिसंबर को बहन जी छोटा सा रोशनदान खोल के मौसम देख रही हैं कि 3 दिसंबर को समझ ले कांग्रेस के पास कुछ बचा है कि नहीं बचा है, फिर अपना पत्ता खोलें। जयंत भी इसी इंतजार में है कि देख समझ ले भैया राजस्थान में हमारा कुछ है, मूंगफली चना कुछ है कि नहीं है पास में, और अगर कांग्रेस अच्छा कर रहे तो कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएं, और कांग्रेस लुटपिट रही हो तो फिर सपा के पीछे ही रहें। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल से लेकर देश भर में है। तो अब सारा दारो मदार 3 तारीख पर आके टिक गया। नवेश को देखिए, ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा और कांग्रेस अपनी हैसियत, अपनी ताकत देखने के बाद बार्गेनिंग करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक की संयोजक तय हो, जब तक की कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हो गए, उसकी हैसियत चुनावी नतीजों में मालूम हो, इससे पहले भी झगड़ा होने लगा। तो अब ये कैसे उम्मीद की जाए कि कांग्रेस अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ताकतवर साबित होती है तो झगड़ा रुक जाएगा। तब झगड़ा ज्यादा होगा क्योंकि कांग्रेस ज्यादा ताकत में होगी, फिर वो क्षेत्रीय दलों को ज्यादा दबाएगी, और अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो क्षेत्रीय दल उसको दबाएंगे। यानी अभी लड़ाई झगड़े का सीन बाकी है। देखिए, एक बात को समझना होगा कि कोई भी गठबंधन होता है, लड़ाई झगड़े तू मोय में होती है, लेकिन यहां पर एक बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति क्या बनी हुई है कि इस झगड़े फसाद से कांग्रेस अपने आप में इतनी मजबूत नहीं है। जैसे आप देखिए, गठबंधन की बात की जाए तो भाजपा का भी गठबंधन है। भाजपा के जो घटक दल हैं वो उसको ब्लैकमेल नहीं करते हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हैं, या भाजपा उनको दबाती हुई नजर नहीं आती। कम से कम इसका कारण ये कि आधार बहुत मजबूत है। ये देखिए, गठबंधन एक पेड़ की तरह, एक वृक्ष की तरह होता है। एक टहनी मजबूत हो और उससे जड़ें जुड़ी हुई हो तो पत्ते, पत्तियां, शाखें, टहनियां सब बैलेंस रहती हैं। तो कांग्रेस की अभी टहनी जो मतलब तना है, तना कितना मजबूत है ये जब पता चल जाएगा तो ये कम से कम समाजवादी पार्टी और सब लोग जो हैं उसकी ताकत का अंदाजा लगाएंगे। ठीक है नावेद भाई,
भाजपा के सहयोगी दल एनडीए वाले ब्लैकमेल छोड़ो, वो व्हाइट मेल भी नहीं करते, मेल भी नहीं कर रहे। क्या उसका कारण एक बता दें, उसका नाम भाजपा है इसलिए नहीं, इसका नाम कांग्रेस है इसलिए इसको सब शपथ मार रहे इसलिए नहीं। अथॉरिटी नहीं है आपके पास। अथॉरिटी शक्ति से आती है, सामर्थ्य से आती है। इंदिरा जी के समय में कांग्रेस ने गठबंधन किया होता तो कांग्रेस सबके शपथ मार रही होती। अब कांग्रेस चूंकि लुटी पिटी अवस्था में पहुंच गई, इसलिए हर छोटा बड़ा उसको आंख दिखा रहा, कोई उसका कुर्ता खींच रहा, कोई धोती। और भाई नावेशी को कह रहे हैं कि चाहे देवरानी बनो चाहे जिठानी, सिक्का पट्ट गिरे चाहे चित्त, संकट कांग्रेस का ही बढ़ना है। राज शर्मा जी वो कह रहे अगर कांग्रेस ने राज्यों में जीत लिया 5 में, झंडा गाड़ दिया, तो क्षेत्रीय दल सब मिलकर मीटिंग करेंगे, गुरु अब कांग्रेस अपने चढ़ाई करे, इससे पहले बवाल काट दो। और अगर कांग्रेस वहां अच्छा नहीं कर पाई तो क्षेत्रीय दल उसको बगल में दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे बाली ने रावण को दबा लिया था। राज शर्मा जी। भाई आपको कि मैं एक बार सबको मुतमईन करना चाहता हूं कि जो सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, मैं कभी भी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप पीछे जाइए इतिहास, आप ऐसा तो है नहीं कि 50 साल पहले का इतिहास आज बात करिए। अरे 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने की बात की जाएगी तो अभी अभी हमने इन्हें 2 प्रदेशों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित रूप से मान लीजिए भाई, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें तो 100% जीतेंगे ही जीतेंगे। और अगर जरा सा भी साथ कांग्रेस पार्टी का ऊपर वाले ने दे दिया तो तेलंगाना में भी सरकार बना लो, इसमें कोई दायर नहीं। और निश्चित रूप से अभी कोई किसी का झगड़ा नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा, अभी लोकसभा चुनाव के लिए 4 महीने, उसमें भी सारा हो जाएगा। और ये जो इस वक्त कुछ मीडिया भी बताने लगा कि भाई कांग्रेस बहुत कमजोर है, कांग्रेस, कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा है इंडिया गठबंधन में, कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा। आपने ही अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आंख नहीं दिखा रहा। अरे मुझे लग रहा अगर 38 उनके पास है तो शायद 32-34 के पास तो एक विधायक भी नहीं है, वो क्या आंख दिखाएंगे भाई? बोलेगा वो ना जिसके बैग में रेजगारी हो, छन तो वो बोलेगा। भाई समाजवादी पार्टी या आरजेडी ले लो, कोई ले लो, इनके पास अपना एक अस्तित्व है ना। और अगर ये बोले तो क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं। देखिए लोकतंत्र हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत ही लोकतंत्र। जी राज शर्मा, बहुत ज्यादा। और अगर लोकतंत्र नहीं है तो एनडीए गठबंधन नहीं है। ठीक, जोड़ी चलती है। अब रुक जा भैया, अब रुक जा। कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहाँ अब बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र भरपूर है, टोकरी भरभर है। उस पर 2 टिप्पणी कर दूं, फिर तारिक खान साहब के पास जाऊंगा। तारिक खान को इस बात से राहत होनी चाहिए, तारिक खान मतलब समाजवादी पार्टी को, कि उनके इतने तीखे शब्द बाणों को भी कांग्रेस बड़े मन से कह रही है कि तो चलती रहती नोकझोंक है। क्या अगर लगभग सेमी गाली गलौज को भी कांग्रेस होली की छेड़छाड़ मान रही है तो ये अच्छी बात है, राजनीतिक तौर पर सपा के लिए ठीक है। मैं 2 बातें कह के राज भाई ने जो कही उस पर चल जाऊंगा। पुराने लोग इस बात की ताकीद करेंगे कि भैया सुन लो तारिक खान कि आपकी पार्टी का वास्ता किस पार्टी से पड़ा है ना। हालांकि मुलायम सिंह जी तो जानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का भी वास्ता उतना पड़ा नहीं उनका। इसलिए इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी नावेशी को, और बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने यशपाल कपूर से कहा कि बहुगुणा को बुलाओ, बहुगुणा को बुलवाया, 3.5 घंटा इंतजार कराया। क्या उसके बाद यशपाल कपूर ने कहा कि बुला रही जाओ। क्या पहुंचे, बोले बहुगुणा इस्तीफा दे दो। क्या पहले 3 घंटा जलील किया ताकि आपका मोरल डाउन हो जाए। 3.5 घंटा में नावेशी को आए, अंदर चले गए, प्रशांत पटेल आए, अंदर चले गए। अब वो सब बहुगुणा को नमस्ते करके जा रहे, तो वो देख रहे ना जलालत कितनी हो रही। तो बहुगुणा ने कहा कि मैडम मैं लखनऊ जाके इस्तीफा दे दूं हेल्थ कारणों को बता के। बोले नो, अभी इसी वक्त। क्या मिसेस गांधी ने उनको A4 साइज का एक प्लेन कागज दिया, बोले इस पे इस्तीफा लिख दो। तो बहुगुणा ने कहा किसी से कि महारानी ने मुझे यह बता दिया कि वो सर्वशक्तिमान है। एक लोकतंत्र, हर कमजोर आदमी
ये कहता है कि हम तो बहुत लोग, बोले आपको लोग क्यों चपत मार के गए? बोले हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए चपत अच्छी है। हर कमजोर आदमी कहता जब आप ताकतवर थे भाई साहब तो आपके अर्दली के कमरे में मोहसिना किदवई, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे लोग धोख देते थे, हमने देखा है मित्र। काय का लोकतंत्र? सब 52 गज के हो, इसलिए हमको ना बताओ कि कांग्रेस में तो बड़ा लोकतंत्र है। हमने देखा अर्दली को कोर्निश करते हुए आपके राज्यों के मुख्यमंत्री 10 जनपद के माली को लिफाफा देते थे, नमस्ते करते थे। छोड़िए, और इमरजेंसी भी लोकतंत्र की ही एक निशानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ये नहीं कहिए कि हम तो लोकतंत्र में हैं इसलिए सब ऐसा हो रहा है, नहीं। आप भी कहिए कि जब हमारे पास ताकत थी तो हम भी दोनों हाथ से लठ चलाते थे, चला ही रहे थे मित्र। संजय गांधी ने पीसी सेठी को हटाना चाहा तो 5 मिनट में हटा दिया। कोई मीटिंग बुलाई थी विधायक दल की? नहीं ना, लड़ा इसको। बोले जी सर। नारायण दत्त जी संजय गांधी का चप्पल लेके चले थे ना, लोकतंत्र में तो चले नहीं थे। इसलिए छोड़ो इन बातों को, नहीं रखा। भैया तारिक खान, आप भी गुरु गजबी पार्टी हो, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। बताओ मध्य प्रदेश से मिर्ची बाबा खोज लाए नावेद, ये क्या? और मिर्ची बाबा को क्या नहीं दिया? लड्डू पेड़ा कमलनाथ ने सब दिया, मंत्री बनाया, गाड़ी घोड़ा दिया, लेकिन तारिक खान उनको पकड़ लाए और फोटो खिंचवा दी और कहा एक विशिष्ट स्थान से चुनाव लड़ने के लिए हमारी शुभकामनाएं। तारिक खान, और वैसे कोई दूसरा बोल देगा तो कहोगे लो लड़ाई लगा रहे हो, हमारे यहां तो सब एक है, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं हम लोग। तो मिर्ची बाबा क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं। आपकी बात को समझा जाएगा तो अगर कांग्रेस अच्छा जीतेगी तब भी कलह होगा और खराब जीतेगी तब भी कलह, दोनों परिस्थितियों में। ये नावेद शिको कह रहे हैं जी। हाँ, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, बात सही है। हर परिस्थितियों में कलह होगा, लेकिन कलह करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। आप कह रहे हैं कि एनडीए में कलह नहीं है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, आसाम गाना परिषद, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, ये सब कौन है अमिताभ जी? ये एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार हैं। इन लोग बवाल काटेंगे कि हमें 50 सीट दे दो, मोदी जी का जलवा है, इंदिरा जी का जलवा था। अगर कांग्रेस के वक्त में कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो असहज थी, अमानवीय थी, आप प्रोवोक कर रहे हैं कि बीजेपी तुम भी ये करो, मजा दे रहे हैं आप अमिताभ जी। सॉरी टू से, एक्सट्रीमली सॉरी टू से। आप कह रहे हैं कांग्रेस के गलत से आप जस्टिफाई कराकर बीजेपी से कह रहे हैं कि तुम भी खूब करो जो उन्होंने किया था। नहीं, कांग्रेस ये करेगी हम लोकतंत्रवादी है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोकतंत्रवादी नहीं है। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जरा सा सेकंडों का टाइम देते हैं सर। नहीं, पूरा टाइम दे दिया, लेने दीजिए, सेकंडों का समय देते हैं, आप पूरा बोल लेने दीजिए। आप नहीं कह रहे हैं क्या कि कांग्रेस ने वो गलत किया था? तो इसका मतलब है आप बीजेपी से भी कह रहे हैं कि तुम भी करो, कांग्रेस ने किया था तो। चल पहले आप बोलो, फिर कमरे में बैठ कर इस्तीफा लिखवा लिया तो बीजेपी में लिखवाए क्या? बैठा रखे, बुलाए आपने 2-4 मुख्यमंत्री को, शिवराज को, कल कहे कि तुम भी लिख के दे दो। वो गलत था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी को प्रोवोक करें कि तुम भी करो भैया, क्योंकि वो कर चुके हैं। एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कराया जा सकता। अगर वो चीजें गलत थी, आज ये सनक करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हमको आपको मिलकर, कि आगे ऐसी चीजें न हो। लोकतंत्र मजबूत की बातें छोड़ दो, मगर उदाहरण देकर, उदाहरण आप 5000 अपनी पैकेट में रखे, आपका तजुर्बा बताता है, चिल्ला करिए और आप उनको भारतीय जनता पार्टी को बताते रहे कि कांग्रेस ने ये किया था। इन अपने सत्ता के टाइम पे कमरे में बैठ के लिखवा लेती थी, तो तुम भी लिखो। इमरजेंसी बोले कि आए थे तो इमरजेंसी आगे बात ठीक, आगे बात। तारिक खान गलतफहमी का शिकार हुए। कांग्रेस ने कहा कि हम बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, इतने लोकतांत्रिक हैं कि सिर से लेके पांव के नाखून तक लोकतंत्र में ही नहा रहे हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई। तारिक खान से पूछ के बोलूंगा, गजब करते हो यार।
मैं भी गजब करते हो। के नहीं बोलूंगा भाई। नहीं तो अपनी बात कहो, लेकिन मेरे ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश मत करो मित्र। आप समझ गए ना? उतनी ही बात करो जितनी आपके पार्टी से ताल्लुक रखे। ये मुझे मत बताइए बीजेपी को प्रवोक कर रहे हैं। अरे बीजेपी बौरी है क्या? आपको समझ नहीं है, उनको तो है ना समझ। इतिहास की समझ उनको नहीं है। इमरजेंसी के लोग में जेल गए लोग वहां नहीं है। ये लालू को नहीं पता इमरजेंसी कैसी थी और नीतीश को नहीं पता, अखिलेश यादव को नहीं पता है, मुलायम सिंह को तो पता थी और आजम खान को पता है 19 महीने जेल रहे। सुनील साजन को नहीं पता है, तुमको आपको नहीं पता है, अखिलेश यादव को नहीं पता है, लेकिन आजम खान को तो पता है ना। जयंत चौधरी को नहीं पता है, लेकिन चरण सिंह को पता थी। गजब बात करते हो यार। ये सब नहीं चलता भाई ना, सॉरी मेरे साथ नहीं। प्रशांत पटेल 3 दिसंबर को मुझे लगता है कांग्रेस का तो टेस्ट केस हो ही जाएगा। जैसे होता ना कई तरह के टेस्ट, ब्लड एक बार ब्लड लो सिरिंज में और शाम को कई तरह की रिपोर्ट आ जाती है उसमें तमाम बीमारियों का, तो वैसा टेस्ट हो जाएगा। लेकिन टेस्ट आपका भी हो जाएगा। जब ये रिजल्ट आ रहा होगा तब लोकसभा का चुनाव इतना नजदीक होगा कि यूं हाथ बढ़ाओ तो लोकसभा के चुनाव को स्पर्श करेगा देश। ठीक, तब समय नहीं होगा किसी तरह के रेक्टिफिकेशन का, तो और इतना भी नहीं होगा कि कोई किससे नई विटामिन भी खा लो और वो विटामिन डी की डिफिशियंसी अचानक एकदम दूर कर दे शरीर में, क्योंकि चुनाव इतना नजदीक आ चुका होगा। अगर इस टेस्ट केस में भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाई तो उसका भी मॉरल एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से वैसे ही कमजोर हो जाएगा जैसा हम कह रहे कि कांग्रेस का कमजोर हो जाएगा अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और वो समय खतरनाक है। कोई राज्य हार जाना जीत जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लोकसभा चुनाव के लिए, और समय होता साल भर का, तो मैं फिर ये कहता कि लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। पिछला चुनाव उदाहरण है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, इवन कर्नाटका उदाहरण है, खैर, लेकिन ये बहुत नजदीक चुनाव है लोकसभा का। तो मुझे लगता है कि पल्पिटेशन आपका भी बढ़ा होना चाहिए, भाजपा का भी नहीं। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए, चुनाव परिणाम के लिए। हम लोग सकारात्मक है कि हम जीतने जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं सभी चुनाव में। और जहां तक अगर आपने पिछले चुनाव की बात की, पिछले चुनाव में देखा होगा कि हम तो चारों राज्यों में हार गए थे, परिणाम हमारा अच्छा नहीं रहा था। और उस गलतफहमी में कई लोग चले गए। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू ऐसे यहाँ केजरीवाल से मिलते थे, किम जोन और सी जिनपिंग की मुलाकात होती है। अच्छा खासा गठबंधन की सरकार चल रही थी। आज कहाँ पर है आप जानते हैं। सावित्रीबाई फुले हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कई लोग गलतफहमी का शिकार हो गए। कह रहे तो मोदी सरकार का तिलिस्म चला गया, तो मोदी सरकार तो इसे कंटिन्यू रही, हम अच्छी सीटों पे आए। लेकिन जो लोग गलतफहमी का शिकार हो गए वो आज अपनी राजनीतिक गति देख रहे हैं। तो विधानसभा, आप स्वयं वरिष्ठ विधानसभा चुनाव लोकसभा अलग पैटर्न पे होता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ कि हम विधानसभा चुनाव में हमें कम सीटें मिली और उन्हीं सीट राज्यों में हमने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया। कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं बनी थी पिछली बार, हमने कर्नाटक में 28 में से 26 जीती, राजस्थान में 25 में से 25 जीती, मध्य प्रदेश में एक छोड़कर बाकी जीती, छत्तीसगढ़ में एक सीट शायद हारे थे। तो हमने तो सब जगह परफॉर्मेंस हुआ। तो हालांकि मतलब हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जो 18 वाला वैसा रिजल्ट आएगा। हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं और 24 में भी पूर्ण बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। बाकी लोगों को अपना देखना है कि क्या करते हैं, लेकिन जो गलतफहमी के अगर कहीं शिकार हो गए। प्रशांत पटेल, इसमें एक बुनियादी अंतर है। ये थ्योरी मुझे पता है और मेरे दिमाग में है ये थ्योरी, इसके और उदाहरण भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है तब देश के पास 1 साल का समय था, लगभग 1 साल का, ठीक, कुछ ऊंचा नीचा हो सकता है। विधानसभा सेम समय भी चुनाव हुआ था, नहीं यही सेम समय था। इस बार शायद उतना समय नहीं होगा, नहीं, बहुत जल्दी नहीं। आपका जब आप तत्कालिक तौर पर हारे होते हैं तो एक पार्टी का, कैडर का मनोबल तो कमजोर होता ही, आपके साथियों का भी भरोसा आप में घटता है, कमजोर होता है।
नहीं तब ये सेम समय भी चुनाव पिछली बार भी हुआ था। ये तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का सेम समय चुनाव होता है। कर्नाटका भी सेम समय हुआ और अभी लोकसभा में भी कोई ऐसा नहीं कि पहले चुनाव हम करा रहे हैं। चुनाव वही मार्च अप्रैल में ही होंगे, तो कोई ऐसा विषय नहीं। जो परिस्थितियां 2018-19 में थी वही परिस्थितियां 23-24 में, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। जी नावेशी को भाई बीजेपी कह रही है कि अव्वल तो जीतेंगे, जो सब पार्टियां कहती वो भी कह रही है। अगर एक अन्यथा हमने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लूज किया, उसके बाद भी हम उन राज्यों में 50% वोट का जो वो एक वो होता है हाफ वे मार्क, जो बहुत रेयर कोई पार्टी पार करती है, उसको पार करके आए उन सब राज्यों में। इवन कर्नाटका में भी 51% वोट लेके आई थी लोकसभा में। नावेशी को जी, ये बड़ा हथियार है। भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है तो उसके पास ये कहने के लिए होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही इसलिए नहीं होगी कि जो बात आपने कही डिस्टेंस नहीं है, बहुत कम समय होगा। इसमें आदमी वोटर्स का मूड बदलना थोड़ा मुश्किल होगा और एक फॉर्मेट पे कभी नहीं राजनीति रहती है। वोटर का मिजाज एक फॉर्मेट पे कभी नहीं रहता है। तो ये कहने के लिए अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। पिछला सप्ताह जो गुजरा उस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं इतने मुखर दिखे, इतने ज्यादा आक्रामक दिखे एक दूसरे के खिलाफ कि हमने कभी इन वर्कर्स को, इन प्रवक्ताओं को भाजपा के खिलाफ इतना मुखर कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक बड़ी पार्टी के एक शीर्ष नेता, सबसे बड़े नेता जिनको कहा जाता है, उनके बारे में मंदबुद्धि कहना, ये मंदबुद्धि भाजपा की आईटी सेल कहती है, बेनाम लोग कहते हैं, लेकिन नेता नहीं कहता है। पहली चीज तो ये कि झगड़ा, और कितना जबरदस्त झगड़ा हुआ ये हम सब ने देखा। 3-4 दिन के अंदर सोशल मीडिया रंग गया था, बस गालम गलौज नहीं था, बाकी सारे हल्के शब्द थे। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, हम इस बात को लोकतंत्र मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम अपना घर में झगड़ा करते हैं तो वो लोकतंत्र है। हम मान लेते हैं कि हम अपने कुनबे में एक दूसरे से तकरार करते हैं तो हमें कहने की आजादी है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और ये बात सही भी है कि हर संयुक्त परिवार में जो है बर्तन खनकते हैं, और यहां भी मान लेंगे कि ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में एक होकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। ये बात हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, 3 तरह के वोटर हैं। एक भाजपा को वोट देके उसको जिताना चाहते हैं, एक भाजपा को हराना चाहते हैं, एक वोटर वर्ग वो है जो कहता है कि भाजपा में कमियां तो है लेकिन हमें भाजपा को वोट देना मजबूरी है, इसलिए क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इधर माहौल खड़ा हो गया था कि एक विकल्प तैयार हो गया भाजपा को हराने के लिए। वो वर्ग जो है निर्णायक होने वाला है। लेकिन उस वर्ग को क्या लगने लगा है, पूरे देश को क्या लगने लगा है कि भाजपा भी गठबंधन में है, लेकिन भाजपा, वही बात मैं कहूंगा, भाजपा के पास अकेला इतना बहुमत है, अकेली पार्टी का, कि उसकी सरकार गिरा नहीं सकते। अब ये तूत तकात से लगने लगा है कि अगर गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन सरकार बना भी लेगी तो क्या गारंटी है कि कितने दिन तक चला पाएगी, कितने दिन चला पाएगी। अस्थायी सरकार, देश को अस्थिर सरकार नहीं चाहिए। लाख बुराइयां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, मैं भी उसकी कई आलोचना करता हूं, लेकिन इस वक्त एक बात कहूंगा, किसी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है स्थिर सरकार देना, और भाजपा ने, एनडीए ने यह साबित किया है कि हम स्थिर सरकार दे सकते हैं। स्थिर सरकार से कम उम्मीद होती है कि कुछ विकास कार्य हो सकता है। लेकिन एनडीए की एक कमजोरी का एक सैंपल जो सामने आया है, ये घातक होगा, इसलिए लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम करे तो बेहतर होगा। ठीक बात है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है राजनीति का कि अगर आप जो टॉप पर है वो मजबूत नहीं है, क्या उसके चेहरे में लोगों को ये नहीं लग रहा गुरु इसकी फोटो बिना चुनाव नहीं जीतेंगे, तब तक कोई किसी की नहीं मानता। 24 और 27 2 चुनाव हो जाने दीजिए सपा के। अगर सपा 27 में सरकार में नहीं लौटी और या 24 में अच्छा नहीं कर पाई, तो समाजवादी पार्टी में भी आप वही दृश्य देखेंगे जो कांग्रेस में देख रहे हैं। क्या कार्यकर्ता को, नेता को आप जिता सकते हैं तो ठीक है। उदाहरण देता हूं एक छोटा सा। कांग्रेस पंजाब में अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाई, उसने बहुत देर में प्रयोग किया, जब खेत खराब हो गया उस प्रयोग से भी ये हाल बना, न 3 में रहे न 13 में रहे, जमींदोज हो गए। क्या आप चन्नी, सिद्धू, अमरिंदर इसी लफड़े में पड़े रहे, और आधा मन इधर आधा मन उधर, इधर भी डर रहे थे उधर भी डर रहे थे, अमरिंदर आपका फोन नहीं उठा रहे थे, ये स्थिति होगी। राजस्थान में वह हुआ, पूरे 5 साल तू में गए, पूरे 5 साल गाली गलौज में गए,
एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लिखा दिए सरकार में रहते हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। यही हाल छत्तीसगढ़ में रहा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। क्यों? क्योंकि 10 जनपद के पास वो अथॉरिटी नहीं बची जो इंदिरा गांधी कमांड करती थी। राज शर्मा जी कुछ सोच सकता था इंदिरा गांधी के समय में कि 5 साल ड्रामा कर ले कोई, और दिल्ली से लोग जाएं और फिर दिल्ली जाएं और दिल्ली वाले जाएं बोले आला कमान। ये खड़गे जी गए थे और कोई छोटा मोटा नहीं, खड़गे गए थे। क्या कहा था वहां के विधायक ने, शांति धारीवाल ने, कि कौन आला कौन कमान। फिर भी सरकार तो चली ना। क्या इंदिरा गांधी के समय में संभव था कि कोई ये कह दे कौन आला कौन कमान? राज शर्मा जी, देखिए मैं इस राइडर के साथ था कि आप बाद में वो नहीं करो कि आप बहुत लोकतांत्रिक, इस राइडर के बाद ही बात कह रहा हूं मैं। पहले आप मेरी बात जी। सुनिए। अब जब आपने मेरे से पूछा तो थोड़ा समय दे दियो मेरी जी। बात बिल्कुल को। बिल्कुल। आप अगर आप पिछले दिन को रोते रहेंगे, पिछली बार गुनाते रहेंगे, तो इससे ना तो देश की तरक्की होगी ना किसी राजनीतिक पार्टी की तरक्की होगी। मैं एक बात कहने वाला हूं, हैज गॉट बाय गॉड। हमें आने की सोचनी है, आगे की सोचनी है। और आज मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूं। हमारी पार्टी पे एक नैतिकता है और हमारी पार्टी में बड़े नेता अपने की जो बात होती है उसको माना जा रहा है। अब ये आप लोग अगर कह दें या भारतीय जनता पार्टी कह दे, अरे ताकत क्यों नहीं है भाई? 10 जनपद क्यों नहीं है ताकत? राहुल हमारे नेता हैं, सोनिया जी हमारी नेता है, खड़गे जी हमारे नेता हैं, भाई क्यों नहीं ताकत है? कई प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, मगर कभी कभी एक कहावत है ना, एवरी मैन हैज ए डे। जैसे आपने बस एक बात अच्छी बोली कि जब ताकत होती है चेहरा एक चाहिए होता है, तो हमारे पास चेहरा है, हमारे पास चेहरा है। राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे जी, इसमें क्या दिक्कत है? एक चाहिए होता, कई हो गए के पास चेहरा जी। हाँ। नहीं, कोई नहीं होता है। परिवार बड़ा है साहब, देश बड़ा है, 150 करोड़ की जनता का है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास कहां चेहरा है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं विनम्र होके जी जी, कि आप ये बताइए, क्या मोदी जी विधानसभा लड़ रहे हैं? सभासद का इलेक्शन हो, मोदी के नाम, मोदी जी कहते हैं मेरे नाम पे वोट दो। नगर पंचायत का हो, मोदी जी कहते हैं मेरे नाम पे दो। विधानसभा मेरे नाम पे दो, एमपी मेरे नाम पे दो। इसलिए इस देश का नाश हो गया। और जो आपको बता दूं मैं, भारत की जनता ने और प्रदेशों की जनता ने जहां पे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को चुना, वो इसलिए चुना था कि चलो इन्हें लगा देश के वोटर्स को कि 5 साल है, चलो इन्हें 10 साल दे दो। अब 15 साल देके इस देश को गरत में नहीं पहुंचाएगी। जी बिल्कुल नहीं, ठीक बात। ये 2024 में भी और प्रदेशों में भी जाए। ठीक बात, इससे ज्यादा नहीं कह सकता जी। नहीं, बहुत कह दिया, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कह दिया। 2 बात कह के प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा, फिर तारिक भाई के पास आऊंगा। उन्होंने कहा बड़ा परिवार है, परिवार में फूफा कई हो सकते हैं, मौसा कई हो सकते हैं, ठीक, चाचा कई हो सकते हैं, बाप एक ही होता है। ठीक, ये मैंने निवेदन करना था, वो कर दिया। और दूसरी एक बात उन्होंने कही कि क्या कहा, चलो अभी दिमाग में आ जाएगा तो मैं उत्तर दूंगा उसका। जो वो कह रहे थे बहुत मल्टी बाप वाला परिवार मैंने तो हिंदुस्तान के दुनिया में कहीं नहीं देखा। बोले जी लोकतंत्र है हमारे यहाँ, आबादी बड़ी है, तो कई बाप नहीं हो सकते ना। एक तो आदमी संयुक्त तो परिवार भी, जब भारत में संयुक्त परिवार की अवधारणा रही, लेकिन उसमें एक व्यक्ति होता था, सब विचार विमर्श हो गया, फिर उसका अंतिम निर्णय आया, सबने शिरोधार्य किया। यही भारत की ज्वाइंट हिंदू फैमिली थी। बोले नहीं हमारे यहां सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है? ये नहीं मित्र। और अगर आप इसको लोकतंत्र मानने तो अच्छी बात है, मानो, कौन सी दिक्कत है? प्रशांत पटेल वो ये कह रहे हैं, हाँ एक यार आपके पास आ रहे हैं, आपसे मेरा प्रश्न ये होगा, वो कह रहे हैं सारे चुनाव मोदी के नाम पर क्यों, नगर पंचायत से लेके और लोकसभा तक। ये कांग्रेस का प्रश्न है, इस पर आप उत्तर देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं, इंदिरा जी के समय में जब कांग्रेस चुनाव में जाती थी तो किसी रीजनल नेता के नाम पर वोट नहीं मांगती थी। इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये नहीं कहती थी विद्याचरण की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नहीं कहती थी माधवराव की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नहीं कहती थी विश्वनाथ प्रताप की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ठीक, तब कहा जाता था इंदिरा गांधी का कद है भैया, कोई है उनके मुकाबले। लेकिन अब आप ये सवाल कर रहे हैं प्रशांत पटेल,
प्रश्न आपसे मैंने पूछ लिया, सारे देश में जितने प्रकार के चुनाव होते हैं सारे मोदी के नाम पर क्यों? कांग्रेस को इस पर ऑब्जेक्शन है। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं जी। तो निश्चित तौर पर जो कहेंगे वही भारतीय जनता पार्टी में होगा और उन्हीं के चेहरे करके हम लेकर के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में केवल एक नेता है नरेंद्र मोदी, बाकी सभी कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा और कोई नेता नहीं है, केवल एक नेता है, उन्हीं के नाम पर हम जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी को इससे पीड़ा होती है तो होने रहे भाई, इनके पास जो ब्रांड था राहुल गांधी, इन्होंने 22 बार लॉन्च कर दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पीड़ा नहीं हो रही है, क्या परिणाम है? हकीकत कह रहे हैं प्रशांत भाई, पीड़ा नहीं हो रही है, हम हकीकत कह रहे हैं। आप ही मुझे बता दो, वो करे हकीकत बता रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा भाई, सभासद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है मेरे चेहरे पे। चेहरा क्या होता है भाई? आप मोदी जी है, इसीलिए मैं कह रहा, इसीलिए अमिताभ भाई उत्तर प्रदेश में इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा था कि 30 से 35 हमारे नक्कारे एमपी हैं, उनका टिकट बदला जाएगा, यही कारण था। ठीक प्रशांत पटेल, ठीक प्रशांत पटेल, किसने ऐसा बोला था कि 35 नकारे एमपी है? प्रशांत पटेल नहीं, मुझे जानकारी नहीं, क्या तथ्य बोले भाई, कौन किसके, अमिताभ जी ये तो अपने अपनी पार्टी का सिस्टम होता है, कौन किसको स्टार प्रचारक बनाता है। जैसे आम आदमी पार्टी ने उनको संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को स्टार प्रचारक बना दिया, कोई जेल में है। अब मुझे तो नहीं पता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक प्रोविजन हो कि भाई जेल से आगे प्रचार कर सकते हैं। कौन किस पार्टी का कौन नेता है? आपने एटलीस्ट से आके आपने नेता बना दिया। हम तो भारत इसमें भारत भी पैदा हुए लोगों को नेता बना रहे। आपका अपना है, आपकी पार्टी का संविधान, आप किसको नेता बनाइए, सोनिया जी को बनाइए, खड़गे जी को बनाइए, हमारे नेता मोदी जी जनता ने चुना है, तो आपको क्यों समस्या हो रही है? कितने गए हैं आपकी पार्टी के, बता दो, गिनके बता दो जेल कितने गए हैं आपकी पार्टी के नाम लिया, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? आप बेसिकली तो आप भारतीय जेल पार्टी हो, आप भारतीय जेल पार्टी हो। आपके जैसे झूठ का पुलिंदा कोई नहीं हुआ प्रशांत भाई। देखो एक बात सच कह रहा हूं मैं, आप अपने सीने में हाथ रख के कह दीजिए, आपका प्रवक्ता एक किसी चैनल में उसने मुझसे कहा भाई 30 से 35 मेरे एमपी नकारा उनके टिकट काटेंगे, तो मैंने दिल पे हाथ रख के कहा क्या उसमें वाराणसी के एमपी का तो नाम नहीं है? वो तो धोखे से कह जाता। अरे आप लोगों को नहीं पता। और आपको छोड़िए ना, आप छोड़िए भाई प्रशांत भाई, मैं दावे के संग कहता हूं राजनाथ सिंह जी को भी बोलने की परमिशन नहीं है। और एक और बात सुन लीजिएगा, अंदर जो ज्वालामुखी आपकी पार्टी में फट रहा है, ये आप उसको अपनी पार्टी का ध्यान रखो, हमारी पार्टी को छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी का ध्यान रखिए, हमारी पार्टी छोड़ दीजिए। मैं इसी चैनल पे कहता हूं, पार्टी का जनता डिसाइड करेगी कौन जीतेगा कौन जीतेगा। राज शर्मा प्रशांत पटेल नहीं डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी। हम कह तो सकते हैं, हम अरे क्यों नहीं करेंगे आप? पार्टी का ध्यान अरे बाबा कौन अरे नहीं, हम अपनी पार्टी में स्वतंत्र कहने के लिए, हम अपनी पार्टी में स्वतंत्र कहने के लिए आपकी तरह गुलाम नहीं है कि अगर हम कह देंगे कुछ तो हमें निकाल देंगे। आपको बोलने की परमिशन है, राजनाथ सिंह जी को नहीं बोलने की है, गडकरी साहब को बोलने की नहीं है, बताइए योगी जी को बोलने की है। पहले बताइए, आपके मुख्यमंत्री कितने? आपने 25-25 जिले बांट के 25-25 जिले बांट के क्या बताया? योगी जी 25 जिले के उप मुख्यमंत्री हैं, बाकी नाम के 2 उप मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन काम मुख्यमंत्री की तरह कर रहे। आपको ये शर्म नहीं आ रही? जनता ने इसलिए चुना था। समाजवादी पार्टी से लड़ लीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करेगी, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। पहले समाजवादी पार्टी से निपट लीजिए, फिर हमारी बात करिएगा। ठीक ठीक, अभी रुकिए राज जी, रुकिए प्रशांत जी, अभी रुक जाइए दोनों लोग। ये राज शर्मा जी ने बहस को सिंगल फेस और मल्टी फेस पे लाके खड़ा कर दिया। हालांकि ये बहस भारत की राजनीति में सबसे बेमानी बहसों में से एक है और कांग्रेस को तो इसको कभी नहीं करना चाहिए, जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई और सोनिया गांधी तक रही। ठीक, उसको तो कर, लेकिन खैर ठीक है, मन की मौज है, बनारसी स्टाइल है अपना, ठीक है, तरंग में कुछ भी विषय बना दो। मैं एक बात कह के तारिक खान साहब के पास आऊँगा। मुलायम सिंह जी ने एक बार मुझसे पूछा, इसलिए बता दूं ताकि उनकी पार्टी के वो सबसे बड़े नेता हैं, पार्टी के संस्थापक है, तो तारिक बोलने से पहले बाउंड्री समझ जाएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह की बात तो खारिज नहीं कर सकता ना सपा का कोई आदमी। मुलायम सिंह ने मुझसे पूछा कि ये बताओ भाई अग्निहोत्री जी, हम बड़े नेता के कल्याण सिंह इसी हल्के फुल्के माहौल में बैठे थे। मैंने कहा भाई मुझे झंझट में मत डालो, आप कहे कि आप दोनों बड़े नेता हो। बोले ना बताओ, खैर मैंने आप ही बता दो भाई। तो उन्होंने जो व्याख्या की वो व्याख्या राज शर्मा की उससे जुड़ती है। मैं उसी पर सपा से प्रश्न पूछ लूंगा। उन्होंने कहा भाई देखो, भाजपा का पोस्टर लगता है, उसमें वाजपेयी, आडवाणी, जोशी से लेके और 10-20 फोटो लगती हैं, तब आदमी जीतता है विधायकी और एमपी।
अब बोले हमारी पार्टी में हमारी फोटो लगती है और उससे विधायक चुन के आते हैं 200 इतने, और सांसद चुन के आते हैं 10, 20, 25, 30। क्या तो बोले बड़ा नेता कौन हुआ? ठीक, इस थ्योरी पर आज भी समाजवादी पार्टी चल रही है। नहीं तारिक खान, भारत की राजनीति में पार्टी में नायकों का अपना अपना कालखंड रहा, और जो कालखंड जिस नायक का रहा उस कालखंड में वही नायक पार्टी का चेहरा रहा केवल। तारिक खान, मैं एग्री टू इस बात से। एरा, मैं तो इसको एरा डिसाइड करता हूं कि एरा रहा है, इंदिरा जी का एरा रहा है, मुलायम साहब का भी एरा रहा है, और अब एरा कह सकते हैं किसी का भी हो। अरे मैं कहता हूँ चेहरा आप बनाइए भाई, हम किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, यहाँ के चुनाव में भी चेहरा बना दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, हम क्यों एतराज करें। लेकिन हर ऊपर जाती हुई चीज को नीचे आना। 1971 का इलेक्शन नंबर ऑफ सीट 352, 1977 का इलेक्शन नंबर ऑफ सीट 154, माइनस दोनों को करेंगे, निकलेगा 198 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। जो चीज अमिताभ जी ऊपर जाती है उसको नीचे आना है, ये प्रकृति का नियम है। मोदी इतिहास चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है, तो क्यों हुआ? अगर इंदिरा जी का वन नेम, एक नाम इतना बड़ा था तो डाउनफॉल हुआ। अब आप कहेंगे इमरजेंसी लगी थी, तो हम तो विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कहता है दिन रात की अघोषित इमरजेंसी, भैया बोलने की आजादी नहीं है। तो अब वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, हो सकता है, कर दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन भी कर दीजिए, लेकिन वन पार्टी वन लीडर वाला कॉन्सेप्ट इंदिरा जी के रेजिम में चला होगा, अब बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कैबिनेट इसलिए नहीं बनाई जाती है कि खाली प्रधानमंत्री उस कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, वो फैसला ले ले। कैबिनेट का मतलब ही यही है कि उस मेंबर ऑफ पीपल जो कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, उस मेंबर ऑफ का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इतना जी ठीक है। नाविश को ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये मतलब किताबी बातें नहीं लग रही हैं, और हमने किताबें पढ़ी नहीं, हमने नेताओं को पढ़ा। क्या वाईएस राय कांग्रेस में किसकी चल रही? कमेटी चल रही। सपा में फर्रुखाबाद के नुनहाई मोहल्ला के अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव तक कौन बना रहा? हमने तो आंखों देखा। ज्यादा कहोगे मैं किस्सा सुना दूंगा, आंखों का देखा, खंडन नहीं हो पाएगा। फिर क्या कि दो लोग खड़े हैं, नोटपैड लिए और चार बताए, बोले इसमें किसको कर दे, बोले इसको कर दो, जा हो गया। सो व्हाट? बसपा मायावती जी से चल रही, अकाली बादल परिवार से चल रहा नहीं, कांग्रेस 10 जनपद से चल रही, एनसीपी शरद पवार से चल रही, उनके परिवार से चल रही। नाविश को बीजेपी नहीं बोला, बीजेपी किससे चल रही है और हर टर्म में ये चल रहा है। छोटा सा नहीं, मैं समझना ही चाह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी एक चेहरा क्यों, मल्टी फेसेस क्यों नहीं, तो मैं बता रहा हूं देश की और राजनीति, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक परिवार, पीडीपी मुफ्ती साहब का परिवार, महबूबा और एंड ऑल, बीजेडी नवीन बाबू, डीएमके स्टालिन, करुणानिधि का परिवार। नाविश को जी, उत्तर प्रदेश आधार है दो दलों का, एक आरएलडी अजीत सिंह का, चरण सिंह का परिवार, चरण सिंह के बाद अजीत सिंह, अजीत सिंह के बाद अजीत सिंह का बेटा। जी, सपा, बसपा और रालोद, ये तीनों दल उत्तर प्रदेश इनका आधार है। इनके जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनसे पूछिए कि सपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। मेरी गारंटी के साथ कहता हूं 50% लोग नहीं बता पाएंगे। बसपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, उसका वोटर नहीं बता पाएगा, और रालोद का भी प्रदेश अध्यक्ष कौन है। इसकी वजह यह कि वन मैन शो चलता है, चेहरावाद, इसको हम कहेंगे चेहरावाद। चेहरावाद भी एक तानाशाही का एक मिसाल है। और मैं एक बात और बता दूं, ये घबराहट की बात है, ये भाजपा में भी चल रहा है, ये बिल्कुल सही है। जहां सपा, बसपा, आप,
रालोद, कांग्रेस, सब जगह अगर चल रहा है तो सबसे ज्यादा आज की तारीख में बीजेपी में चल रहा है। और बीजेपी की माइक्रो एनालिसिस जो की है संघ ने, तो संघ ने चेता भी दिया है कि अब चेहरा मत चलाओ, जो लोकल बॉडी है वहां उसको वैल्यू दो, उसको अहमियत दो और उससे कहो कि वोट मांगो अपनी ताकत पर। ये संघ ने कहा है, ये संघ के अखबार के एडिटोरियल में छपा है कि अब चल नहीं पाएगा नरेंद्र मोदी का चेहरा। आप अलग अलग राज्यों में अपनी ताकत तैयार करो, स्थानीय लेवल पर भी सभासदी के लिए एक वहां की लोकल बॉडी का एक ऐसा लोकल नेता तैयार करो जो जनता के बीच जाए और जनता से वोट मांगे। ये मुसीबत है और किसी भी पार्टी का खत्म होना जवार के वक्त का ये, यही कांग्रेस में भी हुआ, यही सपा में भी हुआ, यही बसपा में भी हुआ, यही रालोद में हुआ और सबका डाउनफॉल आया है। और ये बात सही है, अगर सिर्फ मोदी का चेहरा चला, आपने जैसे जोगी ने यहां चेहरा बना लिया, लोग कहते हैं हट से बना लिया, अपने जलवे से बना लिया, अपने जवान से बना लिया। इस तरीके से हर राज्य में, हर स्थानीय इकाई में एक नेता हर दल का होना चाहिए। यही अखिलेश यादव कह रहे हैं। पटेल साहब ने क्या, अरे उन्होंने अभी क्या कहा, अरे क्या भाई प्रदेश अध्यक्ष क्या होता है, क्या ये उनके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये तकलीफ नहीं पहुंची होगी? ये प्रदेश अध्यक्ष की तो कोई वैल्यू ही नहीं है साहब। प्रदेश अध्यक्ष की जब कोई वैल्यू नहीं है तो कार्यकर्ता की क्या वैल्यू होगी जो पसीना बहाता है? क्या अखिलेश यादव का ताजा बयान है। इसी तरह से सब जगह है, बसपा में भी है, बीजेपी भी यही करती है कि एक चेहरा घुमा रहा है पूरे में। ये क्या है? ये भी एक तरह से चेहरावाद है। ठीक है, आपका सुपर हीरो होगा, ठीक है, आपकी जनता उस पर विश्वास करती होगी, लेकिन आप उसका हक मत मारो। जो स्थानीय लेवल पे मेहनत करता है, जो प्रांत में मेहनत करता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, उसको मौका दो, उससे मेहनत करवाओ, उसकी जनता में लेकर जाओ। ये चेहरावाद जो है वो किसी भी पार्टी को खत्म कर देता है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का भी चेहरा, ठीक है, वो सुपर हीरो हो सकते हैं, लेकिन संघ ने तो यही कहा है ना कि उनके भरोसे पे आप मत रहिए, राज्यों में अपना नेता तैयार करिए, स्थानीय इकाइयों में अपना नेता तैयार करिए। जी ठीक बात। प्रशांत पटेल, मैं देख रहा हूं कि 1947 से ही, चलो 52 में तो चुनाव हुआ, 47 से जब देश आजाद, तब से लेके भारत की राजनीति में जितने दल मुख्य भूमिका में रहे वो आकंठ चेहरे पर केंद्रित रहे। 199 नहीं, 100%। पंडित जी, इंदिरा गांधी, एको अहम द्वितीयो नास्ति, राजीव, संजय, सोनिया, ऐसे हर पार्टी की देख लीजिए, वो सारे लोग एक साथ अब इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि भारत में ये सबसे खराब हो रहा है कि एक चेहरे को मुख्य भूमिका में रखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी। ये एक मुझे लग रहा उलटवासी सी है। देखिए अमिताभ जी, अगर हम राज्यों का चुनाव देखें या देश का चुनाव देखें, जनता जो है फेस पे वोट देती है। आप किसी भी राज्य का चुनाव देख लीजिए, राष्ट्रीय चुनाव देख लीजिए, कोई आज की बात नहीं, पहले से भी इस तरह का होता है। जनता को एक लीडर चाहिए होता है, एक मजबूत नेता चाहिए होता है। जहां जहां उनको मजबूत फेस दिखता है वो उसको वोट देते हैं। और हमारे भी राज्यों में चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीत करके आए, शिवराज सिंह चौहान जी तो मोदी जी के पहले से लगातार जीत रहे हैं ना, 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। रमन सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो हर राज्य में सब पार्टी के अपने अपने चेहरे होते हैं, उस चेहरे के आधार पे जनता वोट देती है। अब जिनके पास अपना चेहरा नहीं है, एक ब्रांड को 2004 से लगातार 22 बार लॉन्च कर चुके हैं, जनता उस पर विश्वास नहीं जता रही है। भाई वही चेहरे थे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। तो भाई इस तरह का लोकतंत्र तो हमें नहीं चाहिए कि जो एक बिना पद का व्यक्ति प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को फाड़ दे, मीडिया के सामने उधर ले जाने की। तो ये लोकतंत्र की हत्या है तब नहीं। आप जो संविधान आप किसको करोगे? उसी को सम्मान नहीं कर रहे मध्य प्रदेश में मोदी जी को लॉन्च कर रहे हो, क्यों? राजस्थान में मोदी जी को नहीं लॉन्च कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? 14 में लॉन्च होकर क्या लॉन्च करेंगे? पहले मेरी बात सुनिए। बताओ विधानसभा का, अरे मुख्यमंत्री का पात्र बना दिया, यह शर्म आनी चाहिए आपको। 58 इंच का सीना लेके आपको शर्म नहीं आ रही? मेरे मत बोलिए, मैं बोलूंगा फिर आप मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आराम से बात करिए। नहीं आराम से लोकतंत्र है। बोलने में भी लोकतंत्र दिखाओ यार। बता दिए प्रधानमंत्री ये भी बात है, एक सांसद ने प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, बुरा लग गया। लोकतंत्र भाई, अरे ये बुरा लग गया। अरे प्रशांत भाई, बुरा लग गया, मेरे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बात सही कही। ऑर्डिनेंस फाड़ना लोकतंत्र आपके हिसाब से? ऑर्डिनेंस फाड़ना लोकतंत्र है क्या? एक सांसद ठीक बात, ठीक ऑर्डिनेंस फाड़ना लोकतंत्र है क्या? ठीक बात, ठीक। राशन माफी चाहिए भैया, रुक जाइए। प्रशांत भाई ठीक है, समय कम है। तारिक खान एक छोटी सी टिप्पणी, 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड। देखिए, इस बात को अमिताभ जी हमने नहीं उठाया, राज भाई ने नहीं उठाया, नावेद भाई ने उठाया।
कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। और नावेद भाई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आदमी, आपने कहा कि कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं या हम उठा रहे हैं, नहीं, नावेद भाई उठा रहे हो, बड़ा जायज सवाल उठा रहे हैं। इस पे चिंतन मनन हो, हम जैसे लोगों में ना हो, क्योंकि हमको तो आप कह देंगे आप उन्हीं से फॉलो करने वाले हैं, लेकिन नावेद भाई जैसे लोग उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। दो चीजों को का अंतर समझना होगा नावेशी को। राजनीतिक लोग बड़े चतुर होते हैं, क्या वो कहीं भी फ्यूजन पैदा कर देते हैं, दो विपरीत चीजें जोड़ के एक तीसरा आइटम पैदा कर देते हैं, क्या इसीलिए वो नेता है भाई? डुगडुगी बजाना जानते हैं जनता को, इसीलिए ना नेता है। हम नहीं हो पाए नेता, लेकिन ये नेता है। पूछो आपने क्या कुर्बानी दी, बोले कोई कुर्बानी नहीं दी, बिरयानी खाई, लेकिन नेता है। अब है तो है। बोले गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठे, बोले गरीब की लड़ाई लड़नी है, गरीब को हक दिलाना है, क्या? और अमिताभ अग्निहोत्री टेम्पो में चल रहे, विक्रम है ना। तो नेता तो खैर उनको तो मैं वैसे प्रणाम करता हूं, सारे नेताओं को। जिसने कलप लगा कुर्ता पहन लिया उसे मैं पहले ही प्रणाम कर लेता हूं, भैया आप हमसे बड़े हो, हमारी जान छोड़ो यार। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी आपत्ति पंडित जी के समय की राजनीति से लेके आज तक यथावत है। जिस समय मैं पत्रकार रहा उस समय मैंने आपत्तियां दर्ज कराई जहां मेरे पास मंच रहा, और बाकी इतिहास में एक आदमी अपनी ओपिनियन बनाता है। अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष पार्टी में, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, ये लोकतंत्र का पाप है। ये लोकतंत्र का 100% सामंती संस्करण है, ये राजतंत्र है। अध्यक्ष का बेटा पार्षद हो जाए ओके, विधायक हो जाए ओके, सांसद हो जाए ओके, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ना मुख्यमंत्री तो यही रहेगा। क्यों भाई, बाकी झाल में जाएंगे? बोले ना अब प्रधानमंत्री तो देखो सबको पता। थरूर ने क्या कहा कि भाई प्रधानमंत्री तो ऑब्वियस है, अगर कांग्रेस आई तो राहुल गांधी। नहीं, ये इसमें होना चाहिए कौन बनेगा, या फिर किसी को अंदाज कैसे लग जाए। लोकतंत्र का सबसे खरा 24 कैरेट का स्वरूप वो है। मैं मुफ्ती के बाद मुफ्ती की बिटिया, पवार के बाद पवार की बिटिया, बड़े बादल साहब के बाद छोटे बादल, सुखविंदर वो प्रकाश सिंह बादल के बाद करुणानिधि के बाद स्टालिन प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे, छोटे मोटे नहीं। अरे आप विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, जिला अध्यक्ष महामंत्री बन जाते। ये जो निकृष्टतम स्वरूप है ना, मुझे राजतंत्र अच्छा लगता है इसके मुकाबले। पूछिए क्यों? क्योंकि राजतंत्र में हिडन एजेंडा नहीं है, सबको पता है रानी के गर्भ से राजा पैदा होगा, चैप्टर क्लोज, नो बहस। वहां टीवी पे ऐसे बैठ के विद्वतापूर्ण बहस नहीं होती ना, कि भाई बाबर के बेटे ही क्यों मुगल के बादशाह होंगे, कोई मतलब ही नहीं, वही होंगे भाई, और क्या हमारा लड़का होगा। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था जिस दिन संविधान लागू किया? उनसे पूछा बीबीसी के संवाददाता ने कि राजेंद्र बाबू क्या फर्क आया आपकी निगाह में, तो उन्होंने कहा प्रजा राजा हो गई, अब राजा के घर से राजा नहीं आएगा। और हम देख रहे हैं राजे के घर से राजा आ रहा है। अभी नाम लेके बोलूंगा तो सब तो बुराई हो जाएगी, बाकी कुछ बचा है नहीं। क्या कहा गया था? काशीराम ने मुझसे कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से नहीं होगा, वो अपना कौल निभा गए। यही बात बहन जी ने मुझसे कही कि अग्निहोत्री जी, मैं तो मिशन से उठा के, आंदोलन से उठा के किसी गरीब परिवार के लड़के को सौंप जाऊंगी। और सौंपा किसको? नावेशी को। चूंकि बहन जी अविवाहित है, इसलिए आनंद के लड़के को, है ना। वो लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव क्यों हो रहा है।
गजब कर रहे हो भाई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर होंगे, कौन जानता था? योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे थे क्या उत्तर प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान के पिताजी क्या रहे थे? रमन सिंह के पिताजी क्या रहे? हेमंत के पिताजी क्या रहे? माताजी क्या रही? बताइए ना। फिर बात करो तो सच्ची करो मित्र, इसमें धोखाधड़ी मत, इसमें मिलावट मत फैलाओ। मैं उस बात के खिलाफ हूं जिसमें सब जाने कि इनके बाद यही होंगे। मैं ऐसी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हूं। वो भाजपा में हो, वो लोकदल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें मूंगफली बेचने वाले से भी पूछो भैया अगला कौन होगा, वो नाम बता दे, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। और जनता की पीपल्स विल कहां है भाई? तीन पीढ़ी से लोग मुख्यमंत्री हो जाए। नवीन बाबू अच्छे नेता हैं, काबिल नेता हैं देश के, लेकिन वो बीजू पटनायक के बाद कुर्सी उनको मिली, और मिली तो आज तक उन्हीं के पास है। अब उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए संतान नहीं है। तो देखो फिर कहां निकले कुर्सी। लेकिन जब तक यावत जीवे तब तक कुर्सी पर रहेंगे। भाई साहब, ऐसा उत्तराधिकार तो कहीं नहीं चलता। इसी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी गई थी राजतंत्र में, और क्या खराबी थी? इसी के खिलाफ लड़ी था दुनिया कि रानी के गर्भ से राजा नहीं। लोहिया यही कहते थे कि रानी के गर्भ से राजा नहीं निकलेगा। नावेशी को लोहिया की भाषा थोड़ी सी देशज होती थी और तीखी होती थी। वो कहते थे अब मेहतरानी के पेट से राजा निकलेगा। क्या ये पार्टियां जरा देख के अपना चेहरा बताएं, लोहिया की कसौटी मानेंगे? जो पार्टियां लोहिया के ताबीज गले में बांध के घूम रही हैं, वो इस बात को मानेंगी कि मेहतरानी के पेट से राजा पैदा हो? लालू जी ने माना? लालू जी ने माना क्या? उनसे बेहतर तो नीतीश बाबू हैं। ठीक है, अपने कौशल से वो 20 साल से मुख्यमंत्री बने हैं, वो गुणागणित अलग है, लेकिन अपने परिवार को तो मुख्यमंत्री नहीं बना रहे ना जबरन। इसलिए इस विभेद को समझना होगा। प्रियंका जी अचानक से कांग्रेस में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नेता हो जाए। पहले की सोनिया जी, दूसरे के राहुल जी, तीसरे की प्रियंका जी। यह तर्क ठीक नहीं। क्यों? उन्होंने कौन सा आंदोलन में भाग लिया है? क्यों हो जाए? क्यों मुख्यमंत्री और तमाम लोग उनको कोर्निश करने लगे? ये भाव लोकतंत्र का निषेध करता है, लोकतंत्र का निषेध। और मैं तारिक खान की पार्टी पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड पार्टी है। क्या उन्होंने कुछ कम देखा होगा? अभी और उम्र बढ़ेगी और ज्यादा सच देख लेंगे। मैं सारे सच देख चुका। क्या स्थिति है, कैसे फैसले होते हैं, वहां लोकतंत्र का निषेध है मित्र। मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूं भाई। मायावती जी ने मुझसे कहा था, जब मैंने पूछा कि आपका उत्तराधिकार, उनके अभी तो हम ही स्वस्थ हैं, फिर हमारे बाद हम किसी बिल्कुल ऐसे अननोन आदमी को लाके बैठा देंगे क्या? और जब ढूंढा तो निगाह आधा किलोमीटर भी नहीं गई। क्या? एक कमरे से दूसरे कमरे तक गई। पार्टी को एक्स रूम से उठा के वाई रूम में शिफ्ट कर दिया। यह नहीं चलेगा। लोकतंत्र यहां घायल होता है, यह बात समझ लीजिए, जो मेरी समझ कहती है छोटी सी। आज ये कैसे तय हो जाए कि भारत का अगला प्रधानमंत्री, भाजपा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी अपने दामाद को तो नहीं बना गए, लाल कृष्ण आडवाणी अपने बेटे को नहीं बना गए। छोटे नेता थे। दीनदयाल जी के संतान शादी नहीं की, लेकिन उनके परिवार में और चाचा भतीजे के बाल बच्चे हैं ना। कौन मुख्यमंत्री है?
उनकी मूर्ति को तो सब माला पहनाते हैं, मोदी जी से लेकर नीचे तक सब, भागवत जी तक सब। ये शुचिता जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को बात कड़वी लगे और वो कहें कि ऐसी बात क्यों कही, लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र में राजतंत्र का फ्यूजन मत करिए। इस देश ने राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई सिर्फ इसी कारण से लड़ी थी, क्योंकि वो एक निरंकुश शासन था। राजा अपना सिंहासन अपने हाथ से दे के जाता था। केसीआर नावेद शिको, केसीआर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि नहीं कर दिया अपने बेटे को? बताइए फिर राजतंत्र क्या है भाई? हुमायूं के बाद अकबर, यही तो पहले होता था। ये राजनीतिक मुगले आजम है जो नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।